एपिसोड 116 टू 120। वही आकृति अभी भी पीछे नहीं मुड़ी थी। अद्विक ने आकृति के बिल्कुल पास आकर उसके कमर में हाथ डाला और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, अब चलो, अब लग रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट फैमिली। अद्विक की इस बात पर आकृति के होठों पर स्माइल आ गई, पर वो अद्विक की तरफ नहीं देखती है और चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ गई। वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आते हैं और फिर बैक साइड की तरफ चल दिए। वही बैकयार्ड में सभी लोग आ चुके थे। सारे गेस्ट पूरी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सभी को अब बस अद्विक और आकृति का इंतजार था। वही एक साइड खड़ा ऋतिक गुस्से से किसी को घूर रहा था। वो कोई और नहीं, मेघा थी, जो कि रक्षित के साथ खड़ी थी। पर रक्षित की नजरें बस अपनी अदिति पर थी, जो कि पिंक कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रक्षित चाहकर भी अपनी नजरें अदिति पर से नहीं हटा पा रहा था। वही अदिति भी तिरछी नजरों से रक्षित की तरफ देख रही थी, और जैसी उसे ये लगता कि रक्षित उसे ही देख रहा है तो उसके गालों की लाली बढ़ जाती। कुछ ही देर में वहां पर अद्विक और आकृति की एंट्री हुई। जैसे ही वो दोनों बैकयार्ड में एंटर किए, सभी की नजरें उन पर चली गई। तभी ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। आकृति की गोद में ओहन बहुत ही प्यारा लग रहा था। ना चाहते हुए भी सबकी नजरें बार बार ओहान पर ही जा रही थी। वही ओहान अपनी आंखों में चमक लिए चारों तरफ देख रहा था। सब कुछ कलरफुल देखकर उसकी आंखों में एक अलग चमक और होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। आकृति धीरे से ओहान के गालों को टच करके पूछी, कैसा लगा बच्चा? ओहान अपनी मम्मा की तरफ देखता है और अपनी लंबी लंबी पलकों को झपकाते हुए बड़ी प्यारी सी आवाज में बोला, बहुत अच्छा मम्मा, ओहान को पसंद आया। अपने बेटे की बात सुन आकृति खुश हो गई। वहीं अद्विक के होठों पर स्माइल आ गए। वो दोनों चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दादाजी अपने पोता और पोता बहू को देखकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। अद्विक और आकृति ओहान को लिए उनकी तरफ बढ़ गए और दोनों ने ही झुककर उनका आशीर्वाद लिया। दादाजी खुश होकर बोले, हमेशा दोनों साथ रहना, और हाँ, खबरदार जो मेरी बहू को जरा सा भी रुलाया। ये बोलते हुए दादाजी की नजर ओहान पर गई, जो कि अपनी चमकीली निगाहों से उन्हें ही देख रहा था। दादाजी ओहान की चब्बी चिक्स पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोले, वाह, मेरा पर पोता तो बहुत ही क्यूट है। ये बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है। अद्विक भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। ये सुनते ही ओहान की आंखों में और भी चमक आ गई। वो अपने होठों को गोल करते हुए बोला, लियली बले दादाजी, डैडा मेली तला दिखते थे। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, डैडा आपकी तरह नहीं, आप अपने डैडा की तरह दिखते हो। तब तक विजय जी सुनैना जी के साथ वहां आ गए। सुनैना जी तो आकृति को जानलेवा नजरों से घूर रही थी। उन्हें तो आकृति कभी भी पसंद नहीं आई, और आज आकृति को इतना खुश देखकर तो उन्हें और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने मन ही मन बोली, न जाने कब इस मनहूस से पीछा छूटेगा। जितना कोशिश मैं इसे इन लोगों के दिलों से निकलने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ये लोगों के दिलों में बसती चली जाती है। ये बोलकर जैसे ही सुनैना जी की नजर आकृति के गोद में ओहान पर गई तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने मन ही मन बोली, एक ये कम थी, जो अपने साथ साथ अपना एक अंश भी ला दी इसने। इस बच्चे को देखकर तो मेरा खून खौल रहा है। कहीं यही बच्चा आगे चलकर इस खानदान का वारिस ना बन जाए और ये सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा ना जमा ले। नहीं,
मुझे अपने बेटे विवेक के लिए कुछ करना होगा। पता नहीं ये नालायक न जाने कहाँ है, अभी तक अपने लिए एक ढंग की लड़की भी नहीं ढूंढ सका। उस बेवकूफ टीना को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, पर वो भी किसी काम की नहीं निकली। विजय जी ने ओहान को अपनी गोद में लिया और बोले, मेरा पोता तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये सुनते ही ओहान मुस्कुरा दिया और बोला, दादाजी, आप भी बहुत कमाल के हो। ओहान की बातें सुनकर सबको हंसी आ गई। तभी विजय जी सबके सामने अनाउंसमेंट करते हुए बोले, हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ आए। हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बेटे की शादी की पहली सालगिरह है, और हमें आज ही पता चला कि हमारा एक पोता भी है। इसलिए आज की खुशी डबल हो गई है। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि क्या अद्विक सिंह राठौड़ का पहले से ही एक लड़का था, तो फिर आकृति कपूर ने उनसे शादी क्यों की। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे, अद्विक सिंह राठौर की गर्लफ्रेंड तो वह टीना थी, होना हो ये बच्चा टीना का ही होगा। सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, पर राठौड़ फैमिली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय दो वेटर एक बड़ा सा केक लेकर आए, जो कि 5 लेयर के थे। उस केक को देखते ही सबकी नजरें उस पर ठहर गई, क्योंकि वह केक बहुत ही खूबसूरत था। आकृति की भी नजर उस केक पर चली गई, और ओहान तो अपनी चमकीली आंखों को बार बार झपकाते हुए बस उस केक को ही देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मम्मा, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आकृति प्यार से अपने बेटे के गालों को छूकर बोली, हाँ मेरा बच्चा, आपको पसंद है तो आप बहुत सारा खाना। ये सुनते ही ओहान की आंखें और भी ज्यादा चमक गए। उसी समय विजय जी और दादाजी ने आकृति और अद्विक केक कटिंग करने के लिए बोले। अभी वह दोनों के कट करते कि उससे पहले ही एक आवाज आए, अरे, हमारा स्वागत नहीं करेंगे? आपने हमें बुलाया और इस तरह से हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मिस्टर राठौर। इस आवाज को सुनकर सबकी नजरें सामने चली गई। सामने से वाई के बड़े ही स्टाइल के साथ चलते हुए आ रहा था। वाई के जो कि दिखने में ही बहुत ही हैंडसम और डैशिंग था। अद्विक से किसी मामले में वो कम नहीं था। एक तरह से वो अद्विक को टक्कर दे रहा था। वहां मौजूद लड़कियां, जो कि अब तक अद्विक और रक्षित को ही देख रही थी, अब उनकी नजरें वाई के पर ठहर गए थे। वाई के चलकर अद्विक के पास आया तो अद्विक अपने हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर वाई के, नाइस टू मीट यू अगेन। पिछली बार आपने मेरी वाइफ को बचाया था। उस वक्त ढंग से मुलाकात नहीं हो पाई, पर आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। वाई के एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिस्टर राठौर। अद्विक मुस्कुराया और फिर बोला, वैसे आपका नाम क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? अद्विक के ऐसे पूछने पर वाई के ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू कैन कॉल मी मिस्टर खुराना, यश खुराना। अद्विक ने बस मुस्कुरा दिया। तभी यश की नजर आकृति पर गई तो वो आकृति की तरफ देखते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस, मैसेज राठौर। आकृति ने भी बस मुस्कुरा दिया। अचानक की यश की नजर ओहान पर गई, तो उसकी आंखें सर्द हो गए, पर उसने जल्दी खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुरा कर ओहान के गालों को टच करके बोला, क्यूट बेबी। तभी वहां पर रक्षित भी आया और रक्षित से भी यश की मुलाकात हुई। अदिति भी रक्षित के बगल में आकर खड़े हो गई तो रक्षित मौके का फायदा उठाकर तुरंत अदिति के कमर में अपने हाथ डाल दिया। यश खुराना, जो कि अदिति को देख रहा था, ये रक्षित को बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
इसीलिए उसने पहले ही अदिति पर अपनी पकड़ कसते हुए ये बता दिया कि ये मेरी है, तो भूल कर भी इस पर अपनी नजरें मत डालना यश खुराना। वही यश ये सब कुछ समझ गया और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। विजय जी अद्विक की तरफ देखते हुए बोले, हाँ तो बेटा, अब देर किस बात की है, तुम दोनों जल्दी से केक कट करो। अद्विक मुस्कुराया और बोला, ओके दादाजी। फिर वह आकृति का हाथ पकड़कर केक कट करता उससे पहले ही आकृति ने ओहान का भी हाथ अपने हाथों में लिया और तीनों ने एक साथ केक कट किया। केक कट करने के बाद अद्विक ने सबसे पहले अपने दादाजी को केक खिलाया। दादाजी अद्विक गाल पर चपत लगाते हुए बोले, नालायक, पहले अपनी बीवी को खिला। अद्विक हल्का मुस्कुराया और बोला, बीवी भी तो आप ही के कारण मिली है। दादाजी हंस दिए और अद्विक के हाथ से केक खा लिया। फिर अद्विक अपने दादा विजय जी को केक खिलाने के लिए बढ़ा, तो विजय जी खुद ही केक लेकर पहले अद्विक को खिला दिए और बोले, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। वहीं आकृति भी दादाजी और विजय जी को केक खिलती है और दोनों लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। विजय जी बहुत खुश थे। उन्होंने दोनों को ही खुशी खुशी आशीर्वाद दिए और बोले, तुम लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, किसी की भी तुम दोनों पर बुरी नजर ना पड़े। वही कोई था जो जलती हुई निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। कोई और नहीं, यश था। आकृति ने फिर रक्षित और अदिति को भी केक खिलाया और तुरंत अपने भाई के गले लग गई। रक्षित अपनी बहन के बालों में हाथ चलाते हुए बोला, खुश तो है ना मेरी गुड़िया। आकृति धीरे से रक्षित से अलग हुई और बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, बहुत खुश हूँ भाई। बस आप मेरी प्यारी सी नंद और मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी हमेशा खुश रखना। ये कहते हुए आकृति ने अदिति को पकड़कर रक्षित के पास जाकर खड़ा कर दिया और अदिति ने शर्म से अपने नजरें नीचे झुका ली। रक्षित मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने वाली बात है। इतना कहकर रक्षित ने फिर से अदिति को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मिस्टर कपूर भी वहां आए तो आकृति ने तुरंत उन्हें भी केक खिलाया और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अद्विक ने भी उनके पास आकर उनसे आशीर्वाद लिया, तो मिस्टर कपूर दोनों को ही आशीर्वाद दिए और फिर उनकी नजर अपने नाती पर गई। उन्होंने ओहान को अपने गोद में लिया और बोले, मेरा नाती बहुत ही क्यूट है। वही ओहान अपने गोल मटोल आंखों से मिस्टर कपूर की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, आप भी बहुत अच्छे हो नानू। ओहान की प्यारी सी आवाज सुनकर मिस्टर कपूर मुस्कुरा दिए। सभी लोग बहुत खुश थे। वही कोई गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए खड़ा था। वह कोई और नहीं यश खुराना था। वो सबको खुश देखकर मन ही मन बोला, खुश हो जाओ आज की रात राठौर फैमिली, बहुत जल्द तुम लोगों को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। अब तो उसे ये देखकर और भी खुशी हो रही है। राठौर खानदान का वारिस भी आ गया है। अब तो बदला लेने में और भी मजा आने वाला है। सभी लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। अचानक से वहां की चारों तरफ लाइट चली गई और पूरे गार्डन में अंधेरा छा गया। सभी लोग बेचैनी से शोर मचाने वाले ही थे कि अचानक सामने से एक स्पॉटलाइट जली। फिर सबकी नजर वहां चले गए। सामने अद्वैक अपने हाथों में गिटार लिए खड़ा था और उसकी नजरें अपनी वाइफ आकृति पर ही टिकी हुई थी, जो कि होठों पर स्माइल लिए अद्वैक को देख रही थी। अद्वैक ने अपने हाथों में माइक लिया और मुस्कुराकर बोला, दिस सॉन्ग ओनली फॉर यू माय डियर वाइफी। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। अद्वैक की आवाज इतनी ज्यादा मैग्नेटिक थी कि सभी के नजरें उस पर ही ठहर गए।
वहां मौजूद लड़कियां तो अद्विक को बस अपनी हवस भरी नजरों से देख रही थीं। वो सब चाह रही थी कि बस एक बार अद्विक उनकी तरफ देख ले। पर अद्विक की निगाहें तो पूरे टाइम सिर्फ अपने वाइफ पर ही थीं। वहीं आकृति ये सॉन्ग को सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें हल्की हल्की नम होने लगे थे। जहां पार्टी में सब लोग ही खुश थे, वहीं बहुत गुस्से में दो लोग थे जो जलती हुई निगाहों से अद्विक और आकृति को घूर रहे थे। उन दोनों लोगों को अद्विक और आकृति की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये दो लोग कोई और नहीं, सुनैना जी और यश खुराना थे। यश तो लगातार एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। उसके अंदर इस वक्त आग लगी हुई थी और यह आग सिर्फ और सिर्फ आकृति और अद्विक के रिश्ते को जला देना चाह रहे थे। सुनैना जी अपने दांत पीस रही थी और मन ही मन बोल रही थी, मुझे इन दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या करूं मैं? कैसे इन दोनों को अलग करूं? मुझे इन्हें हर हाल में अलग करना ही होगा। यह एक नहीं हो सकते और न जाने मेरा नालायक बेटा कहाँ मर रहा है। अभी तक वह पार्टी में भी नहीं आया। सुन्ना जी एक साइड गई और फोन निकालकर विवेक को कॉल कर दे, पर पूरी रिंग जाने के बाद भी विवेक ने कॉल पिक नहीं किया। सुनैना जी अपने दांत पीस रही थी और मन ही मन बोल रही थी, मुझे इन दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या करूं मैं? कैसे इन दोनों को अलग करूं? मुझे इन्हें हर हाल में अलग करना ही होगा। यह एक नहीं हो सकते। और न जाने मेरा नालायक बेटा कहाँ मर रहा है। अभी तक वह पार्टी में भी नहीं आया। ये कहते हुए सुनैना जी एक साइड गई और फोन निकालकर विवेक को कॉल कर दिया, पर पूरी रिंग जाने के बाद भी विवेक ने कॉल पिक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में दो लोगों की तेज तेज आहों और सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। रूम में फर्श पर चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और दो लोग व्हाइट कलर के ब्लैंकेट में नेक्टी एक दूसरे की जिस्म से लिपटे हुए थे। उन दोनों की आंखों की कशिश और उनकी आवाजें उनके बीच की इंटीमेसी को दर्शा रहे थे। वो लड़की गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज स्लो सर, आई कांट टॉलरेट एनी मोर। वो लड़का अपनी स्पीड को और बढ़ाते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारी बॉडी से आती खुशबू मुझे पागल बना रही हैं, और अब मैं खुद को एक सेकंड भी नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए वह लड़का अपनी स्पीड और भी तेजी से बढ़ा देता है और लड़की की आवाज और भी तेज हो गई। रूम में धीरे धीरे सिसकियों की आवाज बढ़ती जा रही थी। ये सिलसिला ऐसे ही कई घंटों तक चलता रहा। उस लड़की की हालत अब तक खराब हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया था। लड़की अब तक बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। वह लड़का अभी भी काफी एनर्जेटिक लग रहा था और वह बस लगातार उस लड़की की खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त अलग ही एक्साइटमेंट था। अचानक उस लड़के ने एक तेज झटका दिया, जिससे उस लड़की की तेज चीख निकल गई। ये देख उस लड़के की होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वह ऐसे ही उस लड़की के ऊपर ही लेट गया। दोनों ही पूरी तरीके से पसीने से नहाए हुए थे। उस लड़की के तो चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वही उस लड़के के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरे भाव थे। कुछ मिनट बाद वह लड़का उस लड़की के ऊपर से हटा और उसके बगल में लेट गया। फिर उस लड़की के गालों को रब करते हुए बोला, वाह मजा आ गया तुम्हारे साथ। कमाल की हो तुम, पर अब से तुम मेरी हो। वही उस लड़की को तो उस लड़के की कोई बातें नहीं सुनाई दे रही थी। वह लड़का एक बार फिर से मदहोशी के साथ बोला, आज से तुम विवेक के चंगुल से बाहर नहीं जा सकती।
जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं विवेक था, और वो लड़की भी जिया थी, जिसे विवेक अपने साथ लेकर अपने फ्लैट में आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पार्टी काफी अच्छी चल रही थी। सभी लोग पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी अद्वैक चलकर आकृति के पास आया और अपने एक हाथ को उसके तरफ बढ़ाते हुए बड़े ही प्यार से पूछा, कैन आई डांस विद यू, माई ब्यूटिफुल वाइफ? अद्वैक के ऐसे पूछने पर आकृति शर्मा गई, क्योंकि सबकी नजरें उन पर ही थी। आकृति अपनी पलकों को नीचे झुकाए हुए धीमी आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं। लेकिन अद्वैक ने उसकी बातों को इग्नोर किया और एकदम से आकृति के कमर में अपने हाथ डालकर उसे खींचते हुए सेंटर में ले गया। आकृति हैरानी से अद्वैक को देख रही थी। वही अद्वैक प्यार से आकृति को देखे जा रहा था। उसी समय एक म्यूजिक स्टार्ट हुआ। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे जेहनो दिल पे है छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तां। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। दोनों के ही आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई दे रही थी। जहां अद्वैक ने आकृति को उसके कमर से पकड़ रखा था और उसका दूसरे हाथों को अपने हाथ में लिए हुए था, वही आकृति का एक हाथ अद्वैक के कंधे पर थे तो दूसरा अद्वैक के हाथ में। तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, ए हंसी तू हंसी और हो जाती है। जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक, वो परी हमको तुझमें नजर आती है। तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा। तेरी ही यादों में निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा। तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, हरदम सदा। वहीं सभी लोग उन दोनों को इस तरह से देख मुस्कुरा रहे थे। दोनों की ही जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। ओहान अपने चमकती हुई आंखों से अपने मम्मा डैडा को डांस करते हुए देख रहा था और खुशी से ताली बजा रहा था। उसी समय रक्षित ने भी एकदम से अदिति को पकड़ा और उसे लेकर सेंटर में चल गया, और वह भी अदिति के कमर में हाथ डाले उसके साथ डांस करने लगा। अदिति को तो इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह तो पलके उठाकर भी रक्षित की तरफ नहीं देख रही थी। वहीं रक्षित ने जैसे ही ये देखा कि अदिति उसकी तरफ नहीं देख रही, तो वह अपने होठों को अदिति के कानों के पास ले गया और फुसफुसाकर बोला, जान ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। अदिति बिना कुछ बोले बस ना में अपना सिर हिला दी। अदिति को ऐसा करते देखकर रक्षित फिर से अपने गर्म सांसों को उसके कानों में छोड़ते हुए बोला, जान मैंने कहा ना, लुक एट माय आईज, मेरी आंखों में देखो ना। रक्षित के इतना रिक्वेस्ट करने पर इस बार अदिति ने धीरे से अपनी पलकों को ऊपर उठाकर रक्षित की तरफ देखती है, जो कि अपनी आंखों में भी बेशुमार मोहब्बत लिए उसे ही देखे जा रहा था, जिससे अदिति उसकी आंखों में खो सी गई। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तान। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हनो दिल पे है छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तान। वो दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे। सभी की नजरें उन पर थी। वही कोई और भी था जो हसरत भरी नजरों से किसी को देखे जा रहा था।
वो कोई और नहीं ऋतिक था, जो कि बस मेघा को देख रहा था। वही मेघा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजरें पर सामने की तरफ थी और वह अपने भाई भाभी को ऐसे साथ में डांस करते देखकर मुस्कुरा रही थी। ऋतिक मेघा की तरफ देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, अच्छा तो तुम मुझसे अपनी नजरें चुरा रही हो और मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ऋतिक ये बोलते हुए मेघा को देख रहा था। कुछ देर बाद म्यूजिक खत्म हो गया, लेकिन वह चारों अभी भी बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अचानक तालिया की तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे वह चारों अपने सेंस में वापस आए। अदिति और आकृति का तो शर्म से बुरा हाल था। वो दोनों शर्मा का रक्षित और अद्विक को छोड़ दूसरी तरफ भागकर चली गई। दोनों को इस तरह शर्माते देखकर रक्षित और अद्विक के होठों पर स्माइल आ गए। अद्विक बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, अभी तो बस शुरुआत है। वैसे आज रात तो मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, और उन आवाजों में मैं बस अपना नाम ही चाहता हूँ। कुछ देर तक और पार्टी ऐसे ही चलती रही। यश तो अपनी जलती हुई निगाहों से राठौर फैमिली को घूर रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, मेरी दुनिया उजाड़ कर तुम सब इतने खुश नहीं रह सकते। मैं भी तुम लोगों की खुशियों को आग लगा दूंगा। अब तुम देखो, ये यश खुराना क्या करता है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ऐसे ऐश की जिंदगी जी रहे हो तुम सब। मेरी माँ की खुशियों को उजाड़ने वाले और मेरी दुनिया को बर्बाद करने वाले राठौर फैमिली, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर तक और सभी पार्टी में रहे, और वैसे ही धीरे धीरे पार्टी खत्म हुआ और सभी गेस्ट एक एक करके पार्टी से जाने लगे। वही यश जैसे ही जा रहा था, तभी अद्विक उसके पास आया और बोला, मिस्टर यश खुराना। अद्विक की आवाज को सुनकर यश के कदम रुक गए। वो कुछ सेकंड तक उसी तरह खड़ा रहा, पर वह पीछे मुड़कर अद्विक की तरफ नहीं देखा। तभी अद्विक यश के पास आया और बोला, बहुत अच्छा लगा जो आप यहाँ पार्टी में आए। मैं उस दिन के लिए एक बार फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर उस दिन आप मेरी वाइफ को नहीं बचाते, तो शायद आज ही खुशियाँ नहीं होती। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। यश हल्का मुस्कुराया और अद्विक की तरह देखकर बोला, नो नो इट्स ओके मिस्टर राठौड़। आप मुझे इस तरह से बार बार थैंक यू मत बोलिए। सच कहूँ तो मुझे खुशी हो रही है, जो मैंने आपकी वाइफ को बचाया। शायद इस कारण मैं आज इस पार्टी में आ पाया और इतनी हैप्पी फैमिली को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। वाकई में आपकी फैमिली बहुत ही कमाल की है। अद्विक एक नज़र अपनी फैमिली की तरफ देखता है और फिर यश की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, यू आर राइट मिस्टर खुराना। सच में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे खुद को गर्व महसूस होता है कि मेरा जन्म इस फैमिली में हुआ। यश बस मुस्कुराया पर वह कुछ बोला नहीं और वहां से आकृति की तरफ बढ़ गया। वहीं अद्विक को जाते हुए देखता रहा और अपने मन ही मन बोला, हाँ हाँ मिस्टर अद्विक राठौर, खुशियां मना लो कुछ दिन। बहुत जल्द में तुम्हारी हैप्पी फैमिली को सैड फैमिली में नहीं बदल दिया तो मेरा नाम यश खुराना नहीं। ये बोलते हुए यश ने तुरंत अपने आंखों पर गॉगल्स लगाया और पार्टी हॉल से बाहर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम की तरफ चले गए। ओहन अपने दादा के पास ही था और अब तक उसकी आंखें लग गई थी। वह सो चुका था। आकृति उसे लेकर रूम में गई और बेड पर सुला देती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम की तरफ जाने वालों थी
कि तभी अद्विक ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे रोक दिया। ऐसे अचानक से के रोकने से आकृति उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। वाइफी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अद्विक ने आकृति की तरफ देखते हुए तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया। अचानक अद्विक के ऐसे गोद में उठाने पर आकृति हैरान हो गई। अपने आंखें बड़े किए उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? और अभी आपने कहा कि सरप्राइज है, और इस तरह से मुझे गोद में क्यों उठाया? अद्विक मुस्कुराते हुए आकृति की तरफ देखकर बोला, अरे सरप्राइज जो है, वहां तुम्हें चलकर जाना होगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने गोद में उठाया। आकृति अद्विक से बोली, देखिए अगर ऐसा है तो मैं खुद भी चल कर जा सकती हूँ, आप मुझे ऐसे गोद में क्यों उठाया? अद्विक उसी तरह आकृति को अपने गोद में लिए रूम के बाहर लेकर आया और उसकी तरफ देखकर बोला, मेरी मर्जी, मेरी वाइफ है, मेरा जब मैं मर्जी करेगा मैं उसे अपनी गोद में उठाऊंगा, जब मर्जी करेगा मैं किस करूंगा, जब मर्जी करेगा मैं उसे के साथ रोमांस करूंगा, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तुम भी नहीं। आकृति तो बस आंखें फाड़े और मुंह खोले अद्विक की तरफ देख रही थी। वो अद्विक की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, बेशर्म इंसान। बेशर्मी अभी तुमने मेरी देखी कहाँ है? वैसे आज रात में तुम्हें अपनी सारी बेशर्मी दिखाऊंगा। अद्विक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आकृति कहीं ना कहीं अद्विक की कही बातों को समझ रही थी और वो अब अद्विक की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अद्विक बस आकृति को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अद्विक अचानक से आकृति को गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर गया और धीरे से आकृति को नीचे उतार दिया। जैसे ही आकृति वहां चारों तरफ देखती है तो हैरान रह गई। पूरे टेरेस को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ कलरफुल लाइट लगी हुई थी और फर्श पर हॉट शेप्ड बलून्स बिखरे हुए थे। वहीं एक साइड छोटे से टेबल पर हॉट सैप्ड स्ट्रॉबेरी केक रखा हुआ था और दूसरी साइड राउंड शेप में बेड लगा हुआ था और उन पर रोज पेटल्स बिखरे हुए थे। ये सब देखकर आकृति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी अद्विक आकर पीछे से आकृति को अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, डू यू लाइक इट वाइफी? आकृति कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वही अद्विक ने अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छुपा लिया और उसके बालों से आ रही खुशबू को महसूस करने लगा। वो उस खुशबू से मदहोश हो रहा था। तभी वह अपने होठों को आकृति के गर्दन पर फिराते हुए बोला, बोलो ना, वैसे तुम्हें पसंद आया या सब? आकृति अद्विक के ऐसा करने से सिहर उठी थी। उसकी पकड़ अद्विक के हाथों पर कस गए, जो कि अभी आकृति की कमर पर लपटे हुए थे, और वह हल्की हल्की गहरी सांस लेने लगी, जिसे अद्विक भी महसूस कर रहा था। और अब वह धीरे धीरे आकृति के पूरे गर्दन पर अपने हाथ को चलाने लगा और एक बार फिर से मदहोशी के साथ बोला, बोलो ना, वैसे कैसा लगा तुम्हें ये सब? आकृति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और धीमी आवाज में बोली, बहुत अच्छा। ये सुन अद्विक ने एकदम से अपनी आंखें खोला और आकृति से दूर होकर उसे अपनी तरफ पलटा। आकृति की आंखें अभी बंद थी। तभी अद्विक आकृति के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया और उससे बोला, क्या सच में? आकृति शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है और धीमी आवाज में बोली, हाँ। ये सुनकर अद्विक के होठों की स्माइल और भी बड़ी हो गई। अद्विक धीरे से आकृति की फोरहेड पर किस किया और उसकी कलाई को पकड़कर उसे उस साइड ले गया जहां पर केक रखा हुआ था। अद्विक आकृति के हाथों में नीचे पकड़ा और फिर खुद पीछे से आकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया।
उसके बाद दोनों ने ही इस केक को कट किया। पहले अद्विक ने आकृति को केक खिलाया। फिर आकृति जैसे ही उसे केक खिलाने वाली थी, अद्विक एकदम से आगे झुका और आकृति के होठों के किनारे पर लगे केक को अपने जीभ से लिक करने लगा, जिससे आकृति के हाथ अपने जगह ठहर गए और वह अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। वहीं दूसरी तरफ मेघा मैंशन से बाहर आई और अपने कार की तरफ बढ़ गई। अभी वो कार तक पहुंच पाती, उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उस शख्स के हाथ में एक रुमाल था जिसमें क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था, जिससे कुछ ही देर में मेघा बेहोश हो गई और उस शख्स ने तुरंत मेघा को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसे लेकर एक कार की तरफ बढ़ गया। कार के पास पहुंचकर उस शख्स ने मेघा को बैंक सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर कार स्टार्ट कर उसे आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ अद्विक के इतने करीब आने से और इस तरह से उसके होठों पर लगे केक को खाते देख आकृति के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वह दोनों करीब नहीं आए थे, पर आज अद्विक के चेहरे के भाव ही कुछ अलग थे। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नशा दिख रहा था, जिसे आकृति साफ महसूस कर पा रही थी। अद्विक आकृति के होठों से दूर हुआ और अभी उसके होठों पर बड़ी ही दिलकश स्माइल थी। वही आकृति की पलकें नीचे झुकी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी केक का एक पीस था। अद्विक ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथ में पकड़े केक पीस को भी अपने मुंह में डाल लिया और आकृति की उंगलियों को सक करने लगा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। ये देखकर आकृति बोली। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हो। अद्विक मुस्कुराया और आकृति के कानों के पास जाकर बोला, क्या कर रहा हूँ मैं वाइफी? कुछ भी तो नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ को प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके हाथ में लगे केक को खा रहा हूँ। अद्विक बड़े ही मासूमियत से ये सब कुछ बोल रहा था। वही आकृति अद्विक की बात सुन शर्म से मरी जा रही थी। ये बात तो सच था कि वो दोनों पहले भी प्यार कर चुके थे। उनके बीच रिलेशन तो पहले ही बन चुका था, पर उनके बीच काफी दिनों से दूरियां आ गई थी, जिस कारण आज जो भी हो रहा था वह सब कुछ बिल्कुल अलग ही महसूस हो रहा था। पहली बार भी जब उन दोनों के बीच रिलेशन बना था, उस वक्त आकृति होश में नहीं थी, इस कारण उसे वह फीलिंग भी नहीं आई थी। पर अद्विक की करीबियों को उसने कई बार महसूस किया था, पर इतने दिनों बाद वो अद्विक इतने करीब आने से थोड़ा घबरा भी रही थी। इसके साथ ही साथ जब से उसे यह पता चला था कि उसने ही योहान को जन्म दिया है, तब से उसके अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आ गए थे। उसी यह एहसास होने लगा था कि जैसे अद्विक का और उसका बहुत पहले से ही रिश्ता था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी थी। अद्विक अभी भी उसकी उंगलियों को शक कर रहा था। आकृति एकदम से अपने हाथों को अद्विक से दूर की और दूसरी साइड जाकर खड़े हो गई। उसी समय अद्विक भी चलकर आकृति के पास गया और पीछे से उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे आकृति कांप उठी। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आ जा रे। अधिक के होंठ अब धीरे धीरे आकृति के गर्दन पर घूम रहे थे। वहीं आकृति ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वह अद्विक के होठों को खुद के गर्दन पर फील कर रही थी।
वही अद्विक धीरे धीरे आकृति के गर्दन पर किस करते हुए उसके कानों के पास आया और उसके कानों में गर्म सांस छोड़ते हुए उससे बोला, आई वॉन्ट टू फील यू इनसाइड। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहें एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। अद्विक की कही बातों को सुनकर आकृति का तो शर्म से और भी बुरा हाल हो गया। उसके पूरा चेहरे के साथ साथ उसके कान भी लाल हो गए थे। हालांकि अद्विक ने जो कुछ भी प्रिपरेशन किया था उसे देखकर ही आकृति पहले ही सब समझ गई थी, पर अद्विक के मुंह से डायरेक्ट ये सुनकर उसकी हालत खराब हो रही थी। आकृति कुछ बोल नहीं पाई। वहीं अद्विक ने धीरे से आकृति के कानों पर किस कर लिया और उसकी ईयर लोब को अपने दांतों के बीच फंसाकर उस पर बाइट किया, जिससे आकृति के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ए दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर। तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल ब जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। अद्विक आकृति की सिसकियों को सुन और भी बेचैन हो उठा। उसने एकदम से आकृति को खुद की तरफ पलटा और तुरंत उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगा। वही आकृति के भी हाथ अद्विक के बालों में चले गए और वह अद्विक के किस को महसूस करने लगी। दोनों की ही आंखें बंद हो गई थी। चांदनी रात के में तारों के नीचे खड़े वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अद्विक किस करते हुए ही आकृति को उसके कमर से पकड़कर एकदम से उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। इस बीच उनके किस नहीं ब्रेक हुई थी। उन दोनों के होंठ अभी भी जुड़े हुए थे। अद्विक ने आकृति को बेड पर लेटाया और उसी तरह उसे किस करता रहा।